बेटा इसकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो ये सारे ही हमारे बेटा कैसे होते हैं, मतलब जो शुरू के मेंबर्स हैं लिक्विड हैं, स्मेललेस होते हैं, तो और बेसिकली सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होते हैं। बट जो थोड़े हायर वंस हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड्स हो जाते हैं और उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स नहीं होती, जैसे हम उनको उसमें रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं, जैसे वार्म क्लोथ्स को वो रखने के लिए कीड़े वगैरह उस पर ना लगे, ठीक है ना। तो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है नेफ्थलीन बॉल की। टॉयलेट वगैरह में भी तुम कहीं देखोगे, कई बार होटल वगैरह में जो हमारा वॉश बेसिन होता है ना, उसमें ऐसे पड़ी रहती हैं सफेद सफेद सी बॉल्स। तो उनकी अपनी के अपना स्पेशल एरोमा होता है इनका, इसलिए भी हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल वगैरह को देखा। ऐसे ही अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो भी जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता जाता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर हम देखें कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें ना देखो बेटा, ऑर्थो, मेटा, पैरा तुम्हें 3 चीज बताई थी। तो अगर हम उसमें देखो, ऑर्थो वाले हमारे कौन से होते हैं, जो ऐसे पास पास की पोजीशंस पर होते हैं। जैसे ये मैं मिथाइल ग्रुप्स को लूं तो अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो वो जाइलीन होता है, जैसे ये ऑर्थो जाइलीन है। ऐसे ही अगर मैं बनाऊं बेटा, तो अगर मैं एक वो छोड़कर बनाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाजाइलीन। और अगर हम 2 पोजीशंस छोड़कर बनाएंगे तो ये है हमारा पैराजाइलीन, ठीक है। तो दिस इज आवर पैराजाइलीन। अब अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो लैटिस में आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं, तो तुम देख सकते हो पैरा इज मोर सिमेट्रिकल, तो दे कैन बी पैक्ड मोर क्लोजली इन देयर लैटिस, तो आपस में ज्यादा पास पास पैक हो सकते हैं। तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कैन बी इजिली फिटेड इन अ लैटिस, ठीक है बेटा। और सारे ही कंबस्शन रिएक्शन शो करते हैं तो जब जलते हैं ये, तो क्योंकि इनमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। देखो जो जितने हाइड्रोजन है उतने कार्बन हो गए, तो कार्बन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जब ये जलते हैं तो काला काला धुआं देते हैं, ऐसे सूटी सी फ्लेम निकलती है। तो क्यों, क्योंकि कार्बन का कंटेंट इनमें ज्यादा है, तो इसलिए धुआं भी थोड़ा काला ज्यादा होता है इनका, ठीक है बेटा। तो ये हमने एरीन्स की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो इनके जो मेन रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हम इनके सबसे पहले देखेंगे बेटा, कौन से देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट है इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो 5 हैं, बहुत अच्छे से याद करना बेटा, इन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छे से, जैसे कह रही हूँ, पक्का आते हैं इनमें से पेपर में, और 12th में भी आते हैं। 12th में इसी की ही तरह ये जो 5 रिएक्शन है, ऐसी ही 5 रिएक्शन हम हर यूनिट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देखेंगे, जो उनके एरीन वाले डेरिवेटिव होंगे। जैसे जब अल्कोहल करेंगे तो फिनॉल के देखेंगे, जब हम हेलो एल्केन्स करेंगे तो ऐसे क्लोरोबेंजीन के देखेंगे। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे यही रिएजेंट है, ऐसे ही प्रोडक्ट हमारे वहां पर भी बनेंगे। तो यहाँ अच्छे से तुम उनको रिकॉग्नाइज कर लोगे, उनको लर्न कर लोगे, पहचान लोगे अच्छे से बेटा, तो वहां तुम्हें करना आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं सबसे पहले बेंजीन का जो करने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है इसका हेलोजिनेशन। सेम ऐसे ही होंगे बेटा हर ऑर्गेनिक की यूनिट में 12th में। तो बेंजीन का जब हम हेलोजिनेशन कराएंगे, अब हेलोजिनेशन में अब तुम क्लोरीन भी डाल सकते हो, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, ठीक है बेटा। जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन से करते हैं क्योंकि आयोडीनेशन वाला रिवर्सिबल हो जाता है, फ्लोरिनेशन इतना इजी नहीं होता है हमारा, ठीक है ना बेटा। फ्लोरिनेशन में फिर थोड़ा विग्रस होने की भी चांसेस होते हैं कि फटफटा जाए, है ना, एक्सप्लोजन हो। तो अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली इससे क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन्स को ही हम प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन डालेंगे और इसमें अनहाइड्रस ClCl3 कोई भी लविस एसिड जरूर डालेंगे, बिकॉज इट इज द हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन को उठाकर बड़े प्यार से बेंजीन तक पहुंचाएगा लेपर साथ, ठीक है। वही उसको, ये बेंजीन को हेलोजन देने का काम यही करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है। उसको कैरी करके ले जाता है, बड़े प्यार से वहां तक पहुंचाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे देखो बस क्या हो जाएगा
कि एक हाइड्रोजन हमारा हेलोजन से रिप्लेस होगा और एक हेलोजन हमारा जो हाइड्रोजन उसने छोड़ा है उसके साथ बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर हेलोजन एक्सेस में ले लें, बहुत सारे ले लें, बहुत सारा डाल दिया हमने, ठीक है, यही है हमारा, तो तब हमारा क्या हो जाता है, सारे ही हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन से, तो हर एक उस पर भी हमारा क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा। तो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन भी बन जाता है अगर हम एक्सेस ऑफ हेलोजन यहाँ पर लेकर चले, ठीक है बेटा। पर हमारा जो जनरल रिएक्शन है वो यही वाला है, ठीक है। इसको हम मेन ध्यान रखेंगे कि जब हेलोजिनेशन की बात आए तो इसको जरूर लिखना है तुम्हें, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे बेटा नाइट्रेशन, ठीक है। सेकंड इसका क्या है सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो जैसे ध्यान करो तो हमने एल्केन्स में किया था, तो नाइट्रेशन में बेसिकली देखो नाइट्रिक एसिड की हेल्प से होगा। नाइट्रिक एसिड को अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो ये नाइट्रो ग्रुप बेसिकली हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर रिप्लेस होगा, ठीक है बेटा। तो नाइट्रेशन हमारी कैसे होगी, इस तरीके से ही। तो ये हमारी बेंजीन और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पर लेंगे। और जब कभी भी नाइट्रेशन कराते हैं ना तो बेटा वो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड मदद करता है HNO3 में से NO2 को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए हम जब नाइट्रेशन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड दोनों को हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही होगा बेटा कि जो H है हमारा वो NO2 से रिप्लेस होगा और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। और साथ में हमारा क्या बनेगा, साथ में जो यहाँ से H जाएगा और इसका जो OH होगा, देखो ये वाला पार्ट, ये तो यहाँ आ गया, तो जो OH इसका बचेगा वो इसके H के साथ मिलकर यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका सेकंड हमारा सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है। थर्ड है इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ये भी तुम्हें हमने एल्केन्स में किया था, ध्यान हो तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हम खाली डालेंगे तो हमारा सल्फोनेशन होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखो मैं ऐसे तोड़कर लिख सकती हूँ, तो ये हमारा बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। दे ऑल आर हियर बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करेंगे। देखो ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही जब हमने वहां पर क्या डाला था, हेलोजन जब हमारा उसके साथ रिप्लेस हुआ था ना, तो भी इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव में ये थोड़ा सा कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट अनहाइड्रस AlCl3। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो रिंग में अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि जो यहाँ हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ रिएजेंट से ही क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव तो आके सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो ये जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के कर रहे हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। ऐसे अगर हम सल्फोनिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालें तब भी हमारा तुम सीधा सल्फ्यूरिक एसिड ही यहाँ लिख सकते हो, कॉन्क करके। कॉन्क मतलब कंसेंट्रेटेड, कुछ भी मत लिखो तब भी हमारा जस्टिफाइड है कि यहाँ पर हमारा सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन में आएगा इस तरीके से। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, साथ में वाटर निकलेगा बाय इट्स सब्स्टिट्यूशन बाय SO3H इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ वो दोनों को कंबाइन करके, बोथ आर बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो फ्रीडल क्राफ्ट कहे तो दोनों में से तुम कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। तो दो हमारे फ्रीडल क्राफ्ट ने हमें दो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस दिए थे, तो हम दोनों को ही करने जा रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस करके मैं इसको तुम्हें बता रही हूं। तो उसमें पहला हम करेंगे, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिख देती हूँ, फिर तुम हमेशा शॉर्ट फॉर्म को पकड़ लेते हो, पर तुम डॉट नहीं लगाते। ऐसे रिएक्शंस लिखोगे RxH करके छोड़ दिया, डॉट लगाओ, मतलब कि वो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में ले रखा है। ऐसे कॉन्क लिख रहे हैं तो CONC करके डॉट लगाएंगे हम, ठीक है। डॉट को तुम्हें जरूर, डाइल्यूट लिख रहे हैं तो DIL डॉट लगाना है हमें, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होता है बेटा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखो दोनों में हम थोड़ा सा फर्क है। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप आएगा। एल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है बेटा, R, ठीक है। R जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल, इथाइल। तो R अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बेंजीन रिंग में तो वो तो हो जाएगा एल्काइलेशन।
और अगर हम COR इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, एक तो पार्ट हम कराएंगे R, तो ये R तो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है और RCO हमारा होता है बेसिकली बेटा एसाइल ग्रुप। क्या होता है? एसाइल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो जब R पार्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे, सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जब हम एसाइल ग्रुप, एसाइल पार्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो दैट इज एसाइलेशन। ठीक है बेटा, तो तुम देखो बेटा यहाँ पर जैसे ये बेंजीन, अब ध्यान रखेंगे एल्काइलेशन हम कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्काइल हैलाइड। भाई एल्काइल हैलाइड से आराम से एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, हलो अल्केन कहो या एल्काइल हैलाइड कहो, है ना, बोथ मीन्स द सेम। तो यहाँ जैसे कि मैंने CH3Cl ले लिया, ये भी ध्यान रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन और जो हेलोजिनेशन किया था, इन तीनों में ही हम लवेस एसिड को डालते हैं जरूर बेटा। ठीक है, ये कैरियर का काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को हम पहुंचाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये, क्योंकि देखो ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन एज कंपेयर टू दिस एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये इंट्रोड्यूस होगा हमारे रिंग में जाके। ठीक है, तो जब रिंग को हमें एल्काइल ग्रुप मिल गया, तो जो एल्काइल बेंजीन्स बने वो हमारे बने विद द हेल्प ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ बेंजीन से हमें टॉलुइन मिल गया, ये हमने प्रिपरेशन में भी किया था, याद करो लास्ट मेथड था। अब अगर हमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ क्योंकि उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, फिर नीचे जगह नहीं बचेगी, हम एक साथ देखना चाहेंगे दोनों को। तो अब हम फ्रीडल क्राफ्ट बेसिकली देख रहे हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करोगे तो वो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हमें डालना है उसमें COR ग्रुप, है ना, RCO करके मैंने लिख रखा है, बेसिकली बॉन्ड वहां कार्बन के थ्रू ही बनेगी, तो COR ग्रुप उसके अंदर आएगा। तो देखो बेटा ये रही बेंजीन। अब एसाइलेशन कराने के लिए दो रिएजेंट्स हम ले सकते हैं, एक हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, ध्यान करो एसिड के तुम्हें 4 डेरिवेटिव्स बताए थे मैंने। ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर भी डालेंगे, FeCl3 भी डाल सकते हो, FeBr3 भी डाल सकते हो, कोई भी लवेस एसिड हम यहाँ पर लेंगे। तो एक तो हम इसमें एसिड क्लोराइड की हेल्प से एसाइलेशन को करा सकते हैं और एक हम एसिड अनहाइड्राइड की हेल्प से भी करा सकते हैं बेटा। ठीक है, अनहाइड्राइड्स हमारे कौन से होते हैं, देखो ध्यान हो तो, जिसमें ये COO पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनहाइड्राइड्स। तो ये हमारा एसिड अनहाइड्राइड है और ये हमारा एसिड क्लोराइड है, बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब तुम देख सकते हो इसके अंदर भी है, देखो ये RCO ग्रुप, और ध्यान से देखो इसके अंदर भी है, उल्टा दो है इसमें तो। ठीक है ना, तो ये ग्रुप अब आकर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा ये इसके थ्रू जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, देखो बेटा ध्यान रखेंगे सब, है ना, तो ये CO और CH3 ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर बना एक कीटोन, ध्यान से देखो तो, ठीक है, इसको हम एसिटोफिनोन कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। CO ग्रुप आ गया ना, तो ये इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। ठीक है, IUPAC नेम भी तुम लिख सकते हो कि भाई ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा फिनाइल है। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से हम इसको भी नाम करके लिख सकते हैं कि ये एथेनोन हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पर ऐसे करके कि ये 1 और 2, तो 1 फिनाइल और इथेन 1 ओन। ठीक है ना बेटा, इसको हम 1 लोकेंट देंगे, अगर मैं इसको अगर हम यहाँ पर इसकी वो करें, क्या करें, नंबरिंग करें। ठीक है ना, पर इसका ज्यादा कॉमन और फेमिलियर नेम एसिटोफिनोन होता है बेटा। ठीक है, और हम इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह देते हैं, वो इस तरीके से भी हम कीटोन्स को नेमिंग देते हैं एक तरीके से उसमें कॉमन सिस्टम में। ठीक है बेटा, तो मेन इसका एसिटोफिनोन ज्यादा कॉमन नेम है। और यहाँ पर देखो क्या निकलेगा, फिर ये Cl और यहाँ से H गया, तो ये हमारा HCl निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसके थ्रू बनाएंगे तो यहाँ पर भी अनहाइड्रा ClCl3 होगा, प्रोडक्ट मेन यहाँ पर भी यही बनेगा कि ये COCH3 ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक जगह देखो मैंने ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया, यहाँ तुम खोल कर लिख दो, देखो इस तरीके से, तो यहाँ भी एसिटोफिनोन ही बनेगा, पर साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट तो गया रिंग के पास, अब ये CH3COOH, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट हमारी निकलेगी एसिड।
तो अगर तुम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसिड क्लोराइड की हेल्प से करा रहे हो तो हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा HCl, और अगर हम एसिड अनहाइड्राइड की हेल्प से करा रहे हैं तब हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसके केमिकल रिएक्शंस देखे सब्स्टिट्यूशन वाले। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट इसके देखेंगे एडिशन रिएक्शन, जो कि इसके थोड़े ही हैं क्योंकि एडिशन रिएक्शन हमारे कम शो करता है कंपैरेटिवली दैट ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो हमने इसके पहले केमिकल रिएक्शंस देखे, दोज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब हम इसके दूसरे देखने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो सेकंड कैटेगरी के रिएक्शन है इसके एडिशन रिएक्शन, तो जो कि सिंपल ही है, सिर्फ दो ही है। एक में तो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही देखेंगे। अब जैसे हमने एल्कीन्स और एल्काइंस में नहीं हाइड्रोजन गैस पास कर दी थी इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे निकेल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तो वही हम काम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे 3 बॉन्ड थी हमारी, तो जब इसको हाइड्रोजन सबको अगर हर कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए तो C6H6 C6H12 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेंजीन से यहाँ पर मिल जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो दिस इज आवर साइक्लोहेक्सीन। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, बेंजीन। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है इसमें एडिशन का रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही एडिशन ऑफ हेलोजन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब तुम्हें अगर ध्यान आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा कि अभी जब हमने हेलोजन डाला था तो पहला वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था, कि अब कंडीशंस अलग अलग होती हैं। देखो बेटा, अगर मैं हेलोजन को ऐड करती हूँ बेंजीन में इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर और डार्कनेस रखें, हम उजाला ना मिलने दें, मतलब डायरेक्ट कोई रोशनी ना आ रही हो, तो जब हम बेंजीन में क्लोरीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तब तो होता है सब्स्टिट्यूशन। बट अगर हम उसी बेंजीन में हेलोजन डाल दें और हेलोजन कैरियर उसको ना दें और हम लाइट पास करें खूब सारी, ठीक है, तब हाँ एडिशन रिएक्शन हो जाता है बेटा। ठीक है, कि वो ही बेंजीन है, वो ही हेलोजन है, बस हम यहाँ पर क्या डाल दे, लाइट, और यहाँ लिखेंगे एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, कि हम हेलोजन कैरियर की भनक भी ना लगने दें इसको, उसको आसपास दे ही ना। तो जब हेलोजन होगा ही नहीं कैरी करके ले जाने के लिए तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। जितने भी अंदर हमारे डबल बॉन्ड्स हैं तो वो सब हमारी टूट जाएंगी और यहाँ पर सबको क्या मिल जाएगा भाई, देखो एक एक हाइड्रोजन तो इनके पास पहले से था, अब एक एक हेलोजन और मिल जाएगा इस तरीके से। तो मैं एक एक हेलोजन इन सब पर और ऐड करा दूं तो ये हमारा बनेगा एक तरीके से हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ठीक है बेटा, किसकी हेल्प से, जब हम क्लोरीन की एडिशन रिएक्शन होगी वो होगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। ठीक है, तो ये इसके एडिशन रिएक्शंस थे। अब हम इसके देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अगर हम इसके देखें तो इसमें बेसिकली हमें यहाँ पर वैसे तो 3 करने हैं, यहाँ पर भी हम KMnO4 के हेल्प से करेंगे, पर वो एक ही तरीके से यहाँ पर उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, हम ओजोन की हेल्प से भी यहाँ पर भी देखेंगे और इसका सिंपल कंबशन रिएक्शन भी देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हम इसके देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अगर हम देखें तो देखो बेटा, जो हमारा बेंजीन होता है तो सबसे पहला सिंपल कंबशन अगर हम देखें तो कंबशन मतलब कि जलाना है बस हमें बेंजीन को। तो जलाने के लिए जितनी मैक्सिमम उसको चाहिए ऑक्सीजन दे दो, जितना कार्बन है सारा हमारा CO2 में बदल जाएगा और जितना हाइड्रोजन है सारा हमारा किस में बदल जाएगा बेटा, वो बदल जाएगा सारा वाटर में। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो देखो 6 कार्बन है, अब यहाँ पर हमारे अगर मैं 6 हाइड्रोजन देखूं तो या तुम देखो 12 13 14 15 हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो 15 ऑक्सीजन अगर देनी है तो देखो या तो 15/2 करके लिख दो इसको, ऐसे हम कर सकते हैं, ये भी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हम इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 2 से करेंगे और इसको जब 2 से करेंगे ना तो फिर ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 15 ही आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 6 की जगह हमारे 12 हो जाएंगे और यहाँ 3 की जगह 6 हो जाएंगे। ऐसे भी हम इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
तो ये हमने इसके कंबशन का देखा। सेकेंड हम इसका ऑक्सीडेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो KMnO4 के साथ बहुत इजी है, यहाँ सबसे इजी है। पहले हमारे थोड़े से कई टाइप्स बन रहे थे बट यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन जो एल्काइल बेंजीन्स होती है बेसिकली वो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, ऐसे खाली बेंजीन नहीं होता है KMnO4 से। तो कोई भी हम एल्काइल बेंजीन लेंगे, यहाँ पर बस तुम नेसेंट ऑक्सीजन लिखो और यहाँ पर लिखो KMnO4। अब चाहे एसिडिक है चाहे बेसिक है, कोई सा मीडियम हम उसको दे रहे हैं, चाहे न्यूट्रल दे रहे हैं। तो जो कार्बन यहाँ रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, only the carbon that is directly attached to benzene that get oxidized into COOH group। बस जहां भी जो कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हटाकर, उस मिथाइल को हटाकर हम क्या लगा देंगे, बस COOH और वाटर निकलेगा। अब तुम कहो कि अगर यहाँ इथाइल बेंजीन हो, है ना, अगर मान लो यहाँ पर ये है, तब भी ये कार्बन तो यही रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो यही COH में बदलेगा। अगर बाकी उसमें कार्बन है ना तो वो सब CO2 बन के हमारे बाहर निकलेंगे। मतलब प्रोडक्ट हमारा हमेशा यही रहेगा अगर एक कार्बन हमारा रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगी, और अगर एक्स्ट्रा हमारे कार्बन रिंग में है तो फिर वो CO2 और H2 तो खैर निकलेगा ही निकलेगा। अब अगर मान लो दो डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ तो दोनों ही COOH ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो जो कार्बन रिंग के साथ अटैच्ड है ओनली दैट कैन ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। ठीक है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये हमने इसका ऑक्सीडेशन देखा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट इज KMnO4। अब अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस करूं, ठीक है, तो इसमें भी ओजोनोलाइसिस होती है। तो इसका हम थर्ड कैटेगरी का रिएक्शन देखें ऑक्सीडेशन का विद ओजोन। तो ओजोन के साथ बिल्कुल वैसे ही ओजोनाइड बनेगा, बट बिकॉज इट इज एक तरीके से रिंग कंपाउंड हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स, तो तीनों पाई बॉन्ड पर 3 ओजोन के मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर ओजोनाइड बनाएंगे। देखो बेटा इस तरीके से। अब देखो जैसे मैंने ये बनाया, अब यहाँ जब O3 जुड़ेगा, अब यहाँ कबाड़ा तो नहीं है, मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो थोड़ा सा वी शुड केयरफुल कि देखो बेटा यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड तो पूरी चली जाती है, ध्यान करो जब एल्कीन्स में हमने ओजोनोलाइसिस करी थी। तो अब देखो ये कार्बन है ना, पहले ऐसे हम सबको जोड़ लेते हैं, ऐसे थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है बनाना। पहले हम एक हेक्सागोनल उसको स्ट्रक्चर दे ले। ठीक है, ये कार्बन यहाँ छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया। तो देखो बेटा अब इस तरीके से, अब जहां जहां भी उल्टा देखो सिंगल बॉन्ड है ना, वो तो हमारी बनी रहेंगी क्योंकि ओजोन तो जाकर ऐड होगा हमारी डबल बॉन्ड पर। तो डबल बॉन्ड हमारी जो यही थी ना, तो इसलिए अब मैं उन बॉन्ड को हटा रही हूँ। जो सिंगल है उनको, ये वाली है ना, इनको तो देखो मैंने बने रहने दिया है। ये डबल बॉन्ड्स को हटा दो यहाँ से बिल्कुल, है ना। अब तुम कहोगे आप तो मार्कर से मिटा रहे हो आराम से, जल्दी से, फट जैसी। अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पेंसिल से कर लो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर ओजोन हमारा ऐड हुआ है ना, ध्यान करो इस तरीके से ओजोनाइड बनता है। तो जो डबल बॉन्ड वाला हिस्सा है ना, उस पर हमें ऐसे 3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को दिखाना है। तो हम यहाँ 3O3 करेंगे इस तरीके से। जो उसका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट है उसको बाहर की तरफ बनाओ, और जो हमारा एक ऑक्सीजन के साथ बनता है उसको अंदर। अब देखो इस तरीके से बना है। अब जब मैं इसको हीट करूंगी जिंक के साथ, तो ये जो अंदर वाले 3 O है ना, ये हमारे ऐसे जिंक के साथ निकलेंगे। तो यहाँ 3 ZnO बाहर निकल जाएंगे। अब देखो तो पीछे क्या छूटा, ये वाली हमारी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो टूट जाएंगे सारी। अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से बंध रहा है ना। अब इसकी एक बॉन्ड टूटी और ऑक्सीजन की टूटी, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगी। देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी, जहां जहां भी CO ग्रुप है ना, सारी जगह देखो डबल बॉन्ड बन जाएंगी, बन गई। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर बेटा हर कार्बन के पास एक एक H ऑलरेडी है ना, वो बेंजीन में रहता है। अब देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ से टूट गया, H है ऑलरेडी उसके पास हर कार्बन, तो CHO जुड़ा हुआ ये बाहर आए, देखो ग्लायोक्सल बनेगा इस तरीके से, जैसे वहां बना था ना हमारा जब एल्काइंस का किया था हमने, पर वहां उनकी अपनी सिग्मा बॉन्ड बीच की बची थी। यहाँ पर कार्बन की जो ऑलरेडी खाली सिग्मा बॉन्ड ही थी वो ही बची है। ठीक है बेटा, पाई बॉन्ड तो पूरी गई। इस तरीके से
एक CHO यहां से मिला, एक CHO यहां से मिला और एक CHO यहां से मिला। तो 3 हमें ऐसे ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ठीक है, मिलेंगे। अरे बेटा बात समझ में? तो दीज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब बेसिकली यूनिट तुम्हारी ओवर है। एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर बेंजीन में ऑलरेडी कोई ग्रुप पहले से लगा रहता है और तब अगर हम ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने किए थे तो उनमें बहुत सारे एक तरीके से मायने बदल जाते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इट्स रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो एक छोटा सा ही टॉपिक बहुत समराइज करके मैं तुम्हें यहां पर करा दूंगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।